पेज नंबर 225 है, पेज नंबर 225 फ्रॉम माय बुक फरवरी मार्च 1732। सही एएस की बुक में से? नहीं, A2 की बुक में से भाईजान। A2, अच्छा ठीक है। A2 में कंपनी 225। जी जी, ये क्वेश्चन हम देखते हैं, A2 की बुक में से है। अभी वो हमारा आपका बुक अभी अवेलेबल नहीं है भाई, सो के कुछ दिनों में मैं आपको दे दूंगा बुक। अभी आप इसमें से करते जाओ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दिया करूंगा साथ साथ, आपको कॉल। तो दोबारा बताइए, आपकी आवाज कट गई। नहीं, आपसे नहीं कह रहा था मैं। अच्छा, मैं कह रहा था रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। अच्छा, तो पहला जो क्वेश्चन ये स्टार्ट हो रहा है, मैं आवाज भी चेक कर लूं, पास फुल वॉल्यूम है, वॉल्यूम। XY Limited produces annual financial statements in accordance with international accounting standards. Its non-current assets consist of both tangible and intangible assets. Required के define intangible asset in accordance with IAS 38. जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तब हम IAS 38 के तहत इंटेंजिबल एसेट डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ते हैं हम, the following are the selected balances from the trial balance produced for the year ended 31st March 2016. रेवेन्यू दिया हुआ है 6,80,000 का, परचेजेस है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, इन्वेंट्री है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, 6% डिबेंचर है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। द डायरेक्टर्स ऑफ XY Limited also provide the following information. The inventories at 31st March were valued at cost 108,543. This included a batch of inventory which had been valued at its cost price of 50,000. It can now only be sold for 35,000. इन्वेंट्री की वैल्यू जो कॉस्ट प्राइस पे शामिल थी वो बिकता 35,000 क्या है, तो आपका 15,000 का लॉस हो गया। इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि जो इन्वेंट्री आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 108,543 की, इसमें से आप 50,000 माइनस कर दें और 35,000 जो है वो ऐड कर दें। दूसरा तरीका इसको ये है कि आपको जो इन्वेंट्री दी हुई है 108,543 की, इसमें से आप डायरेक्टली 15,000 माइनस कर दें। दोनों में से आप कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। ये 93,543 की आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो बन जाएगी, जिसको आप एज क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करोगे 93,543, क्योंकि आपने 50,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड की हुई, जबकि उसकी NRV जो 35,000 है, तो यू शुड हैव रिकॉर्डेड एट 35,000 रादर देन 50,000। डिबेंचर वर इशूड ऑन 1st October एंड नो इंटरेस्ट हैव बीन पेड एट 31st March। तो डिबेंचर आपने इशू किए 1st October को, 6% डिबेंचर है 1,50,000 के, उस पर आप 6% निकालें तो वो आपका आ जाता है 1,50,000 का 6% जो है वो आपका आता है 9,000। अब 9,000 में से हमारी जो डेट है वो 31st मार्च तक हम बना रहे हैं, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया हुआ, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ का इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि स्टिल आपने पे अभी करना है। वो आपका 9,000 टोटल साल ईयर का बनता है इंटरेस्ट, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट विल बिकम 4,500। The provision for flood is to be increased to 2% of trade receivable. The increase is to be split equally between distribution and administrative cost. तो ट्रेड रिसीवेबल का 2% निकालकर हम डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन में डिवाइड कर देंगे। There was a प्रीपेमेंट ऑफ 3,635 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो माइनस कर देंगे, और टैक्स चार्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग है 2,480 को ऐड कर देंगे, और टैक्स चार्ज फॉर द ईयर एस्टिमेटेड टू बी 12385। तो आपने इसकी क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि आपने इसकी डेवलप करनी है। तो हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, जो कि बहुत आसान है, उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉलर के साइन आ जाएंगे, फॉर $2 साइन। एज डिस्कस अर्लियर, इनकम स्टेटमेंट आपकी डिफरेंट फॉर्मेट में बनती है। सेल्स में से हम लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी डायरेक्टली आंसर उसने कहता है कि डायरेक्ट आंसर नहीं। सेल्स हमें कितने की दी हुई, पहले हम ये देख लेते हैं। रेवेन्यू दिया है आपको 6,80,000 का, 6,80,000 का आपको रेवेन्यू सवाल में दिया है। हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। लेस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर आप देखें,
कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले आपकी आती है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री इस क्वेश्चन में मौजूद ही नहीं है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि परचेज से स्टार्ट होगा। हो सकता है बिजनेस नया शुरू हो रहा हो, और ये भी पॉसिबल है कि पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री बची ही नहीं है, इससे दी हुई इन्वेंट्री, सॉरी इन्वेंट्री दी हुई आपको एट 1 अप्रैल 2015 117257। इन्वेंट्री आपकी दी हुई है 117257, दैट इज अवर ओपनिंग इन्वेंट्री। इसमें हम ऐड कर लेंगे जी परचेजेस, $378,000। लेस कर देंगे इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो आपको नीचे दी हुई मैंने बताया था 93543 आपकी आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री 93543। उसमें आपने जो इन्वेंट्री में से माइनस करनी है अमाउंट, वो माइनस करके आपने लिखनी है। सॉल्व करें, बताएं कितना आता है आंसर आपका 117257। देखिए 117257 plus 3,78,000 which is the purchases minus 93543 आपका आ जाएगा 401714। This should be your cost of sales 401714। माइनस कर देंगे इसमें से तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, होता है 278286। 278286 is our gross profit। ठीक है जी, इसमें से लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपके दोनों एक्सपेंसेस आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या सेलिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं इसको आप, एडमिन एक्सपेंसेस। याद रखिएगा कि दोनों एक्सपेंसेस आपको टोटल अमाउंट लिखनी है जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो आपको दिए हुए हैं कितने के 70152 के, और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्री पेमेंट है 3635 की, 3635। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 70152। मैं इसके आगे वर्किंग कर लेता हूँ, लेकिन आप वर्किंग की जगह आपको क्वेश्चन में दी होगी वहां आप वर्किंग कर लीजिएगा। प्लस कर देंगे 3635 इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। और इसमें आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल दिए में 87450 के, इसका 2% निकाल लेंगे, वो आएगा 1749। तो कह रहा है कि इक्वली स्प्लिट करना है आपने, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 874.5 आपका इसमें आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, और बाकी जो 874.5 आपका एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा, वो भी मैं लिख लेता हूँ। एडमिन एक्सपेंसेस देखते हैं हमारे कितने के दिए हैं क्वेश्चन में, वो दिए हैं 145267, हम लिख लेते हैं 145267। इसमें से पहले माइनस कर देंगे आप जो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं आपके, क्वेश्चन में दिए हैं देयर वाज एन अमाउंट ऑफ 2480। ओहो, प्री पेमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की थी और इसकी आउटस्टैंडिंग 2480 थी, तो ये बेसिकली ऐड होना है 2480, और हम इसमें प्लस कर देंगे जो प्रोविजन है 874.5। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थी उसमें वो प्री पेमेंट थी, वो इसमें से माइनस हो, सिंबल जो है माइनस का है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो 70152 माइनस 3635 प्लस 874.5,
आ जाएगा 67391.5 ये आपका 67391.5 आगे जी आपका 145267 प्लस 2480 तो डाल दिया प्लस लिखना था मैंने प्लस का साइन डाल दिया तो आपका आ जाएगा 148621.5 148621.5 148621.5 प्लस 67391.5 ऐड कर लेंगे तो 216013 आपका आ जाएगा एक्सपेंसेस का टोटल 216013 ये हम माइनस कर देंगे 278286 में से तो आपका जीपी सॉरी प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 62273 दैट इज गोइंग टू बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। इसमें से बेटा लेस कर देंगे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस या और भी बोलते हैं याद रखिएगा आज जैसे फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं इसको वेंचर इंटरेस्ट को हम बेसिकली इंटरेस्ट कॉस्ट को फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं। वो कितनी आ जाएगी जी आपकी अगर आप गौर करें तो वेंचर आपको दिए हुए बिक रहे 50,000 के 6% इंटू 6/12 तो आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 50 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 4500 आ जाएगा वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे पहले भी वैसे मैंने निकाला था इसे हम कहते हैं जी आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ जाएगा 62273 5773 आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस कर देंगे इसमें से टैक्स हम टैक्स आपके हैं जी 12385 टैक्स चार्जेस फॉर द ईयर इज 12385 12385 टैक्स ओके हम इसमें से माइनस कर प्लस 12385 आ जाएगा 45388 आपका आ जाएगा प्रॉफिट 45388 is basically your profit for the year ओके जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ इसमें को मसला तो मुझे बता दें समझ आ गई ओके है जी सर ये हमने इनकम से बनाई है आसान सवाल था लेकिन A2 में आया है फिर भी इनकम से 13 नंबर का सवाल था बहुत सिंपल था कोई मुश्किल इसमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी आगे रेशियोज है वो भी आपने पढ़ी नहीं है वर्किंग कैपिटल साइकिल की रेशियो का आपने अभी तक नहीं पढ़ा अब चलते हैं हम बोनस शेयर्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने बोनस शेयर्स क्या होते हैं When a company has accumulated a large profit out of its reserves, the company may issue bonus shares in the form of dividend. Dividend can be paid in the form of bonus shares. Or when a company has accumulated large reserves which are lying idle, the company may transfer its reserves into share capital. It is also called conversion of reserves into share capital or can also be called as capitalization of reserves. हम capital reserves को
कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, शेयर कैपिटल में, क्योंकि रिजर्व्स लाइंग आइडल पड़े होते हैं आपके पास, उसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन हमारा कब आया हुआ है, इसको हम गौर से देखते हैं। अक्टूबर नवंबर 1931 में आया है। अभी हमने किया था फरवरी मार्च 17 का सवाल, अब हम कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 1931 का सवाल। सर ये चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा, ये कंपनी अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं A2 का। A2 में भी कंपनी अकाउंट्स हैं और काफी डिफिकल्ट है, वो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम A2 का रेशियोज पढ़ेंगे, जैसे AS का रेशियो से ऐसा A2 का रेशियो होगा, और सो ऑन, इस तरह फिर हम जो है वो आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। देखते हैं हम इस सवाल को। देखिए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर प्रीमियम क्या होता है, अगर आप एक शेयर 10 रुपए वाला 12 रुपए में फरोख्त कर दें, तो जो 2 रुपए आप एक्स्ट्रा जो मिल रहे हैं आपको, वो शेयर प्रीमियम अकाउंट है। एक्सेस आपके पास आ गया। 8% डिबेंचर दिए हुए आपको पता है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड है 4000 का, और इंटरम डिविडेंड पेड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी व्हीकल इन्वेंट्री दी हुई है 31 दिसंबर 2018 की, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है आपको, यानी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आपको पहले से निकाल कर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो ये इन्वेंट्री आपको दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। जो इन्वेंट्री आपको दी हुई है ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। 8% डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 जनवरी। पहले डिबेंचर को ही देख लेते हैं, हमने जनवरी में इशू किए डिबेंचर्स, और देखें 8% डिबेंचर अगर आप निकालें 1,50,000 का 8%, बेटा 8% ये आपका आता है कितना, 12,000। 12,000 में से हम कितने इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, फाइनेंस कॉस्ट हम कितनी पे कर चुके हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट हम कितना पे कर चुके हैं, 4,000 हम पे कर चुके हैं। 12,000 में से 4,000 पे कर चुके हैं, तो डिबेंचर इंटरेस्ट हम एक्सपेंस में लिखेंगे पूरा 12,000, लेकिन बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी आपका आएगा कितना, 8,000, जो आपने अभी तक पे नहीं किया, ये भी करंट लायबिलिटी में आप लिखेंगे, बिकॉज दैट इज येट टू बी पेड, दैट इज बेसिकली पेएबल। ये भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पेएबल, ये भी आपकी लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा वो कहता है क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम ऑपरेशन में से आप माइनस कर देंगे 12,000, तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। कहते हैं जी बोनस इशू, अच्छा टैक्स भी मौजूद है 14,700 इज टू बी मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स भी मौजूद है 14,700 की, और डायरेक्टर है प्रपोज ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.15 ऑन ऑल शेयर, तो ये नहीं आएगा, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, यानी कि रिकमेंड हुआ है लेकिन अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ, इट विल नॉट कम इन द कंपनी अकाउंट्स में नहीं आएगा, बल्कि फुट नोट में आप सिर्फ इसको रिकॉर्ड करेंगे। A bonus issue of shares of 1 ordinary share of every 20 shares held was made on 31st December. This had not yet been recorded in the books of account. The director wished to keep the reserve in the most flexible form. Most flexible form का मतलब क्या होता है कि पहले बोनस शेयर इशू करने के लिए हमजा आप यूज करेंगे कैपिटल रिजर्व्स, जिसमें आपका आता है शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, और उसके बाद अगर वो खत्म हो जाते हैं और अभी बोनस शेयर अभी भी आपने इशू करने हैं, देन यू विल यूटिलाइज जनरल रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। दिस इज नोन एज मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। पहले उसने कहा जी प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर टू शो द प्रॉफिट फॉर द ईयर, स्टार्ट विद द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आल्सो। तो हम बनाते हैं, पहले इनकम स्टेटमेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो हम पहले बना लेते हैं। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है, मैं यहीं पे बना रहा हूँ, वो हमें दिया हुआ है इतना 65,250 का। इसमें से हम लेस कर देंगे डिबेंचर इंटरेस्ट, जो 4,000 लेस नहीं करेंगे, 12,000 लेस करेंगे, 1 लाख का जो निकलता है पूरा कितना 8%, और इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, टैक्स, और टैक्स कितना है वो भी दिया हुआ है 14,700, माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। तो हम निकालते हैं 65,250 में से माइनस कर देंगे 12,000, 12,000, it will become 53,250, और इसमें से माइनस कर देंगे हम 14,700, ये आपका आ जाएगा 38,550। This is going to be your profit for the year, and with this profit for the year you are going to prepare the statement of changes in equity.
But before preparing the statement of changes in equity, let's talk about the bonus shares. क्या बोनस शेयर जो है वो कैसे इशू करेंगे? तो बोनस शेयर वो कहते हैं आप इशू कर रहे हैं 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 20 शेयर्स हेल्ड. शेयर हमारे पास कितने पड़े हुए हैं ऊपर देखते हैं हम. 2 लाख शेयर्स पड़े हुए हैं हमारे पास शेयर्स पड़े हुए हैं 2 लाख. हम हर 20 के बदले एक शेयर इशू कर रहे हैं. ठीक है जी. तो हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 10,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं. और 10,000 की अमाउंट हम किस में से निकालेंगे? डायरेक्टली शेयर प्रीमियम में से निकाल लेंगे, क्योंकि शेयर प्रीमियम की अमाउंट 20,000 पड़ी हुई है, तो वो काफी ज्यादा पड़ी हुई है, हमें उसकी जरूरत नहीं है. उसमें से 10,000 हम बोनस शेयर के तौर पर इशू कर देंगे. एंड नाउ बिकॉज द अमाउंट इज 1 पर शेयर अमाउंट इज 1, तो अमाउंट ऑफ बोनस शेयर 10,000 ही बनेगी. एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, which is going to be prepared very confidently and very easily also, because that is not a big task again. Let's start doing that. इसको हम सेव कर लेते हैं. ना अपना एक और खोल लेते हैं. इसमें हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. जी इस पे हम डाल देते हैं. सबसे पहले आपका क्या आ जाता है जी? इसके अंदर हेडिंग के अंदर आपका आ जाएगा जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल. फिर आपका आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो नहीं है मौजूद सवाल में. फिर आपका आ जाएगा शेयर प्रीमियम. उसके बाद आपका क्या आता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व. अगर होता तो मैं लिखता, फिलहाल नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा. नेक्स्ट आपका आएगा जी जनरल रिजर्व, और आपका आएगा जी रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक हो गया जी. हम इसको कर लेते हैं. ये हमारा जो है वो बन जाएगा. देखते हैं जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. बैलेंस जो आपका पहले से मौजूद है, बैलेंस आप लिख लीजिए पहले से. ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस आपको पहले से दिया है कितने का? 2 लाख. शेयर प्रीमियम का बैलेंस भी पहले से दिया हुआ है आपको कितने का? 20,000 का. रिवॉल्यूशन रिजर्व का बैलेंस नहीं दिया हुआ, उसको ओमिट कर देंगे. जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है आपको कितना? ये देखें 54,000, और रिटेन्ड अर्निंग्स का 96,000. 4,000 और 96,000. 96,000. सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है आपका जी? प्रॉफिट फॉर द ईयर को हम ऐड कर देते हैं. ठीक है जी. देखते हैं कितना प्रॉफिट हमने निकाला है. तो कितना निकाला था प्रॉफिट? हमने इसमें निकाला था ना प्रॉफिट 38,550. 38,550. थैंक यू वेरी मच. बिकॉज मैंने डिलीट कर दिया था, मुझे मिलना भी नहीं था, फिर दोबारा निकालना पड़ना था. 38,550 आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर यहाँ पे ऐड हो जाएगा. उसके बाद आपका आ जाएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. अगर आप कोई अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे होते तो वो आ जाती, लेकिन आप कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर रहे मेरे ख्याल में. बोनस शेयर इशू कर रहे हैं आप, वो आ जाएंगे आपके. बोनस शेयर आप इशू कर रहे हैं कितने के? 10,000 के. तो बोनस शेयर आप यहाँ से यानी कि शेयर प्रीमियम में से आप माइनस कर देंगे, और यहाँ पे बोनस शेयर जो है वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में 10,000 ऐड हो जाएगा. उसके बाद डिविडेंड आप पे कर रहे हैं, वो माइनस करना है आपने. डिविडेंड जो है वो पे हो रहा है, माइनस करेंगे. देखते हैं कि हम कितना पे कर रहे हैं, कितनी अमाउंट है उसकी. इंटरन डिविडेंड पेड आपका दिया है 6250 का. उसके अलावा कोई फाइनल डिविडेंड तो है नहीं, वरना वो भी मैं लिखता.
इंटरम दिया हुआ 6250 का, वो मैं जो है वो लिख लूंगा। बाकी जो प्रपोज डिविडेंड है वो तो आएगा नहीं, वो नहीं आएगा। डायरेक्ट डिविडेंड कहाँ से माइनस होगा? रिटेन अर्निंग के कॉलम से मैं इसको माइनस कर दूंगा 6250। ओके जी, बस इसको अब हम बना लेंगे, टोटल कर लेंगे इसका। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का ये वो आंसर आ जाएगा। ये बनता है जी आपका 2,10,000। ये अमाउंट आपकी बन जाएगी 2,10,000। शेयर प्रीमियम आपका कम होके रह जाएगा सिर्फ 10,000 का। जनरल रिजर्व आपका 54,000 का ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। और रिटेन अर्निंग्स की अमाउंट चेंज होगी। डिवैल्यूएशन रिजर्व भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। 96,000 प्लस 3,8,550 माइनस 6,250 आपका आ जाएगा 128,300। भी हमने स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी भी बना ली। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि कहता है जी आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट के लिए आपको पता है हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दोनों के साइन आप लगा देंगे। दो ही कर लेते हैं, दो ही की जरूरत है। इसके लिए आपके आ जाएंगे कि नॉन करंट एसेट्स में डिप्रिसिएशन भी नहीं दी थी ना, ऐसे दी हुई डेप्रिसिएशन, लेकिन इनके अकाउंट्स में नहीं दी। नॉन करंट एसेट्स में मैं देख सकता हूँ, अगर डेप्रिसिएशन होगी तो फिर मैं तीसरा कॉलम भी मेरे ख्याल है शायद इंक्लूड कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा। आगे भी कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं जी हमें क्या दिया हुआ है जी, क्योंकि उसने कहा है बैलेंस शीट, तो ये देखें फिर द बैलेंस शीट 6 मार्क्स के लिए। सबसे पहले आपका आ जाएगा जी लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट 4,50,000 है, डेप्रिसिएशन उसकी 25,000 है। मैं लिख लेता हूँ जी। कॉस्ट उसकी है जी 4,50,000, इसकी है जी 25,000, वैल्यू इसकी आपकी आ जाएगी 4,25,000। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जी प्लांट एंड मशीन। मशीनरी कॉस्ट दी हुई 40,000 और डेप्रिसिएशन दी हुई 15,000। बाकी आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपकी आ जाएगी कितनी 25,000। नेक्स्ट देखते हैं जी हम, व्हीकल है 24,000 और 8,000 इस पे डेप्रिसिएशन है। इसकी करंट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई ना, करंट ईयर होती तो फिर मैं कैलकुलेट करके करंट ईयर की भी लेता। व्हीकल की कॉस्ट 24,000 है, जो उसकी दी हुई है वो 8,000 है, वो जाएगी 16,000। ठीक है जी, देख सकते हैं व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बस इसका टोटल कर देंगे हम तीनों का, वापस नॉर्मल रिसर्च का टोटल आ जाएगा 4,25,000 प्लस 25,000 प्लस 16,000, 4,66,000 आपका। 4,66,000। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने बनाना है जी करंट एसेट्स। ठीक है जी, करंट एसेट में सबसे पहले आपकी क्या आती है जी, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑब्वियसली, और वो हमें क्वेश्चन में इसकी दी हुई है।
तो दूसरा फैक्टर उसका हो चुका हुआ है ना पहले ही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट किया था हमने। क्लोजिंग एंट्री ऑलरेडी क्वेश्चन उसने दी हुई है और वो दी हुई उससे 65,000 लेते हैं। 65,000 आ जाएगा इधर। इधर आपके आ जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिए हुए जी 42,000 की। इस पे कोई प्रोविजन वगैरह तो नहीं बनानी है आपने? प्रोविजन डॉक्यूमेंट्स हमें कोई भी नहीं दी हुई, प्रोविजन डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने की जरूरत नहीं है, तो ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्टली आप लिख देंगे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिए हुए 37,000। 42,000 की ट्रेड रिसीवेबल है और 37,000 के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको पता है बोनस शेयर की वजह से जो है ना कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं आता, कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो बोनस शेयर की वजह से कैश पर इम्पैक्ट आता ही नहीं। तो ये आपके टोटल एसेट्स जो है ना हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे 65,000 प्लस 42,000 प्लस 37,000 1,44,000। 4,66,000 आप ऐड कर दें, 6,10,000 के आपके आ जाएंगे टोटल एसेट्स। अब आपका आ जाता है यहाँ पे इक्विटी सेक्शन। इक्विटी सेक्शन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं आप। देखिए मैं चेंज करके लिखता हूँ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके नीचे आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। ठीक है, शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन में सबसे पहले जो आपने बनाई हुई स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी मैंने बताया था आपको, उसी को हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं शेयर कैपिटल में। ये लिखी हुई है रो वाइज, इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन बन जाएगा। यानी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा 2,10,000 का, शेयर प्रीमियम 10,000 का, 54,000 के जनरल रिजर्व आ जाएंगे और 128,300 की रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी। ठीक है जी, उसको हम इस तरीके से रिकॉर्ड जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जी शेयर कैपिटल, ये भी लिखूंगा ना मैं, सारी बात 2,10,000 का। फिर आपका आ जाएगा जी आपका आ जाएगा जी 10,000 का। फिर जनरल रिजर्व आ जाएंगे जी आपकी, आपको 54,000 की। और आपकी आ जाएंगी रिटेन अर्निंग्स, जो कि आपकी आ जाएंगी 128,300। इनको हम चारों को ऐड कर देंगे तो ये आपका शेयर कैपिटल इक्विटी सेक्शन, शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन का आपका आंसर आ जाएगा। तो 2,10,000 प्लस 10,000 प्लस 54,000 और प्लस 128,300 आ जाएगा 402300। आप यहाँ पे लिख देंगे जी 402300। ठीक है जी, उसके बाद आपकी आती है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज वगैरह आते हैं जो कि आपको ऑब्वियसली लिखने होते हैं। उसमें 8% डिबेंचर दिए हुए थे क्वेश्चन में आपको।
8% डिबेंचर दिए हुए, याद रखिएगा साथ ना ये लिखना जरूरी होता है उसकी परसेंटेज इंटरेस्ट की, वरना जो है ना मार्क्स कट जाते हैं। ये आपको 8% डिबेंचर दिए हुए थे 1,50,000 की। अच्छा इसमें याद रखिएगा इसमें 4,000 का इंटरेस्ट आप पे कर चुके हैं, क्योंकि अगर आप गौर करें सवाल में दोबारा जाके 4,000 का इंटरेस्ट आप पे कर चुके हैं, टोटल इंटरेस्ट 12,000 का था। इसका मतलब है कि 8,000 का इंटरेस्ट अभी भी आपकी लायबिलिटी है, विच विल कम इन द करंट लायबिलिटी सेक्शन। करंट लायबिलिटी में आप इसको लिखेंगे, करंट लायबिलिटी में आपके ट्रेड पेबल्स भी आएंगे 35,000 के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसमें आपके ट्रेड पेबल्स, जो कि आपको देंगे 35,000 की। फिर आपका इसमें आ जाएगा जी एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट, वो भी पेबल है, है 8,000 का, yet to be paid है, 8,000 का था ना, उसमें से बाकी आपने पे करना है। और आपकी आ जाएगी टैक्सेशन की लायबिलिटी जो है, टैक्सेशन जो आपने माइनस किया था वहां से, वो टैक्स के पैसे आपने पे नहीं किए, वो आपकी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में आना है उसको, दैट अमाउंट ऑफ टैक्स इज येट टू बी पेड। इनकम सेल में से माइनस किया था, यहाँ भी आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। टैक्स कितना है, मेरे ख्याल 14700 का टैक्स है। इसका हम 5,000 प्लस 8,000 प्लस 14,700, ये आपका आ जाएगा 57700। 57700 आपका ये आ जाएगा। बाकी आप ऐड कर देंगे, यानी कि शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन भी ऐड कर देंगे, वो भी ऐड कर देंगे आप, तो आपका ये आंसर आ जाएगा जो ऊपर सेम आ रहा है 6,10,000 6,10,000 will be your answer, and which will utilize your balance sheet। अगर आप देखें तो बैलेंस शीट बल्कि तो नीचे और भी जा सकता था, यहाँ लिखने की जरूरत थी, मैं उसको प्रॉपर्ली भी नीचे भी थोड़ा लिख सकता था, तो जगह थी हमारे पास। हमने बैलेंस शीट बनाई है इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन की, हमने नॉन करंट एसेट सेक्शन बनाया है, ठीक है जी। इसका भी टोटल आप कर सकते हैं दोनों का, लेकिन जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे नॉर्मली हमें लिखना होता है कॉस्ट है, ये आपकी है, ये जो है आपकी नेट बुक वैल्यू लिखते होते हैं। मैंने कहा चलो लिख देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। देख लें इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। समझ आ रही है? Anything you want to ask about statement of changes in equity or regarding balance sheet, you are free to ask। आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। ये मैंने अक्टूबर फरवरी मार्च 17 का सवाल हमने किया था, अक्टूबर नवंबर 19 31 का सवाल हमने किया है, जो हमने सॉल्व किया और वेरी इजी क्वेश्चंस थे। तो अब हम बात करते हैं किसके हवाले से, राइट शेयर्स के हवाले से। तो राइट शेयर्स क्या होते हैं, इसका भी क्वेश्चन आप जो है ना किसी भी कंपनी अकाउंट के चैप्टर में कर लीजिएगा, एएस की बुक में से। राइट शेयर्स कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम ये राइट देते हैं कि वो मजीद शेयर परचेज कर सकते हैं। इट्स एन ऑप्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज मोर शेयर्स लेस देन द मार्केट प्राइस एंड दे आर नॉर्मली इशूड एट ए प्रीमियम। उसकी हम एंट्री पास करते हैं बैंक टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। एंट्री उस तरह ही होती है उसकी, बैंक डेबिट हो जाता है, शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाता है और शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है। इसका फर्क क्या पड़ेगा कि शेयर कैपिटल में भी ऐड होगा, शेयर प्रीमियम भी ऐड होगा और बैंक भी इजाफा होगा, बैंक में भी ऐड होगा। दे आर बेसिकली योर राइट शेयर। तो राइट शेयर्स आर इशूड एज अदर शेयर्स आर इशूड, इनमें और बाकी शेयर में कोई फर्क नहीं होता जी। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, लेक्चर इज फिनिश्ड। इंशाल्लाह ताला कल अब बात करेंगे आगे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन से 2 बजे। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, क्लियर है?